Hello dear students, this is your first chapter, The Portrait of a Lady for class 11th. It is written by खुशवंत सिंह। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक महिला का चरित्र चित्रण जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। खुशवंत सिंह ने ये चैप्टर यह लेसन अपनी दादी माँ को समर्पित किया और उन्हीं के चरित्र को चित्रित किया है। यहाँ पर हम इस लेसन की समरी को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। विल डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स। पहला हमारा जो पॉइंट्स है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, लेखक के दादा दादी। यहाँ पर सर्वप्रथम लेखक अपने दादा दादी के बारे में कुछ बातें शेयर करता है, जिसमें सबसे पहले वह अपनी दादी माँ के बारे में बताता है कि उनकी दादी माँ एक बूढ़ी स्त्री हुआ करती थी और साथ ही साथ उनकी त्वचा, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, थोड़ा वह लंगड़ा कर चलती थी और कुबड़ निकली हुई थी। यहाँ पर लेखक बताता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी दादी बहुत ही खूबसूरत दिखा करती थी, परंतु लेखक लगभग 20 सालों से अपनी दादी को ऐसे ही जैसे आज देखता है बूढ़ी और रिंकल त्वचा वाली, ऐसे ही वह 20 सालों से देखता हुआ आ रहा है। अर्थात खुशवंत सिंह यहाँ कहते हैं कि मेरे लिए यह विश्वास करना बहुत ही कठिन है कि मेरी दादी माँ कभी खूबसूरत भी रही होगी। अंगीठी के ऊपर एक फ़ोटो, एक चित्र लटका हुआ टंगा हुआ था जो कि उनके दादाजी का हुआ करता था। उनके दादाजी की बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी जो उनकी चेस्ट तक, उनकी सीने तक आती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 100 साल से भी ज़्यादा के होंगे और उनके कई बच्चे हुआ करते होंगे, इतनी उनकी उम्र दिखा करती थी। इस प्रकार से लेखक अपनी दादी माँ के बारे में और बातें करते हुए कहता है कि दादी माँ लगातार सुबह से शाम तक अपनी जपमाला के मनके फेरती थी और अपने होठों को हिलाकर साइलेंट प्रेयर किया करती थी। दिन भर वह ऐसे ही प्रार्थना में समय व्यतीत करती थी। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। यहाँ पर लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में और बताया कि उनकी दादी माँ बूढ़ी, नाटी और चेहरे पर झुर्रीदार त्वचा वाली स्त्री हुआ करती थी जो कि कभी सुंदर नहीं लगती थी, परंतु वह सुंदर ना होकर भी अंदर से बहुत ही सुंदर थी। वह बहुत ही काइंड हार्टेड स्त्री हुआ करती थी। वह बहुत ही समझदार और बहुत ही केयर करने वाली लेडी थी। लेखक आगे बात करते हुए कहता है कि मेरी दादी माँ लंगड़ा कर चलती थी, लगातार 20 साल से ऐसी ही बूढ़ी थी। वह हमेशा सफ़ेद पोशाक पहने हुए दिखती थी, रहती थी और हमेशा अपनी रोज़री अर्थात जपमाला के मनके फेरती थी और साइलेंट प्रेयर करती थी। सेकेंड पॉइंट इज ऑथर इज लेफ्ट विथ ग्रैंड मदर। दादी माँ के साथ लेखक का रहना। आगे चैप्टर में लेखक ने अपने और दादी माँ के रिश्ते के बारे में बताया है। जब उसके माता पिता उसे छोड़कर सिटी में सेटल हो जाते हैं तो लेखक को अपनी दादी माँ के साथ छोड़ जाते हैं। इस समय लेखक अपनी और दादी माँ के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। वह बताता है कि वह और उसकी दादी माँ बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दादी माँ उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। उसकी दादी माँ के बारे में उसने बताया, लेखक ने बताया है कि उसकी दादी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वह उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ही चिंतित हुआ करती थी। वह उसे सुबह जल्दी उठाकर नहलाकर स्कूल के लिए तैयार करती थी और नाश्ते के बाद या सुबह के भोजन के बाद स्कूल छोड़ने जाया करती थी। वह अपने साथ कुछ बासी चपाती ले जाती थी। जब स्कूल जाते थे तो हम लोग पढ़ाई करते थे और स्कूल से लगे हुए मंदिर में दादी माँ दिन भर स्क्रिप्चर्स अर्थात धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी और जब हमारी छुट्टी हो जाती थी तो मैं और दादी माँ हम साथ में वहाँ से लौटते थे। जब हम आते थे तो वह बासी चपाती मंदिर के आसपास गलियों में कुत्ते को डाल देती थी और इस प्रकार से वे कुत्ते भी हमारे साथ हमारे पीछे पीछे घर तक आया करते थे। इस प्रकार से जब हम घर पहुंच जाते थे तो दादी माँ मेरी पढ़ाई में भी मदद किया करती थी। दादी माँ का मानना था कि पढ़ाई में
धार्मिक ग्रंथ और भगवान से संबंधित पढ़ाई जरूरी है। आगे हम जैसे जैसे लेसन में बढ़ते हैं तो लेखक बताता है कि जब हम सिटी पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, अर्थात हम थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अथर गोज टू द सिटी। लेखक शहर चला जाता है, अर्थात यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि सबसे पहले उसने अपनी दादी माँ के कैरेक्टर को शो किया है, फिर उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया कि जब वह गांव में रहते थे तो क्या करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे और उन्हें छोड़ने के लिए स्कूल दादी माँ कैसे जाया करती थी और वहाँ वह क्या करती थी और स्टडी में गांव में वह किस प्रकार से उनकी मदद करती थी। मगर जब लेखक के माता पिता सिटी में सेटल हो जाते हैं तो लेखक को और उसकी दादी माँ को सिटी में बुला लेते और लेखक का एडमिशन यहाँ पर एक इंग्लिश स्कूल में करवा देते। अब लेखक जो है वह बस में बैठकर स्कूल जाया करता था, अर्थात दादी माँ उसे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। दोनों हालांकि एक ही रूम में रहते थे मगर फिर भी उनकी फ्रेंडशिप में अब पहले जैसी बात ना हुआ करती थी। अब दोनों के बीच बातचीत बहुत कम हुआ करती थी, केवल सीमित बातें हुआ करती थी। कभी कभार दादी माँ उसे उठाया करती थी और उसे अब ज़्यादा उसकी फ़िक्र नहीं करती थी। सिर्फ जब लेखक स्कूल से आता था तो उससे उसकी पढ़ाई से संबंधित कुछ प्रश्न किया करती थी, जैसे आज तुमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। अब वह पहले की तुलना में उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि अब लेखक जो है कि इंग्लिश स्कूल में जाता था। यहाँ पर विज्ञान, भूगोल और इंग्लिश की पढ़ाई किया करता था, इसीलिए दादी माँ उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाती थी। जब दादी माँ को पता चला परंतु दादी माँ उसकी इस पढ़ाई से ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि यहाँ पर उसे भगवान से संबंधित पढ़ाई, परमेश्वर से संबंधित पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। जब दादी माँ को पता चला कि वहाँ उसे संगीत की शिक्षा दी जा रही है तो वह इस बात से बहुत नाराज़ हुई। उनका मानना था कि संगीत केवल कुछ विलासित महिलाओं के लिए ही बना हुआ है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम नंबर 4 पॉइंट की, जिसमें बताया गया है अथर इज गिवन अ सेपरेट रूम। लेखक को एक अलग कमरा दे दिया जाना। जब लेखक कुछ बड़ा होता है, यूनिवर्सिटी जाने लगता है, तो उसे एक अलग रूम दे दिया जाता है। इस प्रकार से उनके बीच दोस्ती का जो बंधन था पूरी तरह से टूट जाता है। अब दादी माँ दिन भर चरखे पर बैठकर अपनी साइलेंट प्रेयर करती रहती है और बिना किसी से कोई बात किए अपनी प्रार्थना करती रहती है और अपनी जपमाला के मन के फेरती रहती है। लेखक जो है वह यूनिवर्सिटी जाता है, अब वह उससे ज़्यादा बातें नहीं करती है। लेखक के साथ जब समय व्यतीत नहीं होता है तो वह चरखे पर बैठकर अपनी प्रार्थना करती है और साथ ही साथ जब उसे कुछ समय मिलता है तो बरामदे में बैठकर चिड़ियों को खाना खिलाती है। 5th पॉइंट इज ग्रैंडमदर फीड्स स्पैरो। 5वां पॉइंट दिया गया है कि दादी माँ जो है वह चिड़ियों को चुगाती है, खाना खिलाती है। जब लेखक को अलग से रूम दे दिया जाता है तो दोनों के बीच ज़्यादा समय नहीं रहता है बातचीत के लिए, अर्थात दादी माँ अकेली हो जाती है और वह इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेती है। वह चरखे पर बैठकर अपना पूरा समय व्यतीत करती है और भगवान की प्रार्थना लगातार करती रहती है। वह कभी भी भगवान की प्रार्थना करना नहीं भूलती है, परंतु जब उन्हें दिन में कुछ समय मिलता है वह रेस्ट करती है, तो उस समय बरामदे में बैठकर रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देती है। इस प्रकार से यह उनका दैनिक काम हो जाता है, क्योंकि सिटी में कुत्ते नहीं हुआ करते हैं, इसीलिए वह चिड़ियों को खाना खिलाना शुरू कर देती है। इस प्रकार से उनका दिन व्यतीत होता है और यह उनके लिए शायद सबसे सुखद, सबसे सुहाना और सबसे खुशहाल समय होता था, क्योंकि उस समय उनके आसपास सैकड़ों चिड़िया आ जाती थी और चिड़चिड़ किया करती थी। साथ ही साथ कुछ चिड़िया उनके कंधे पर झपटा मारती थी, कुछ उनके चेहरे पर, कुछ उनके सिर पर बैठ जाया करते थे, मगर उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, वह कभी भी उन्हें नहीं भगाती थी। फिर बात करते हैं हम अगला पॉइंट नंबर 6, द ऑथर गोज टू अब्रॉड। लेखक जो है विदेश जाता है, अर्थात चैप्टर में आगे बात करते हैं कि जब लेखक अपनी यूनिवर्सिटी की अपनी स्थानीय पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेता है तो हायर स्टडीज़ के लिए वह विदेश जाता है। लेखक की दादी माँ उस समय उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आती है और उस समय इनकी दोनों की मनोस्थिति को दर्शाया गया है कि उस समय दादी माँ बिना कुछ कहे
अपनी लगातार साइलेंट प्रेयर करती जाती है और उसकी ओर देखती तक नहीं, बस उसे छोड़कर चुपचाप वहाँ से चली आती है। मगर लेखक जो है उसकी आंतरिक भावनाओं को समझ जाता है और उसकी इसी छवि को लेकर विदेश चला जाता है। साथ ही साथ लेखक की भावनाओं को शेयर किया गया है। लेखक बोलता है कि मैं उन्हें शायद ऐसा देख रहा हूँ पहली बार कि दादी माँ बिना कुछ कहे यहाँ से जा रही है, और साथ ही साथ वो बताता है कि मेरे मन में ऐसी भावनाएं उठ रही है कि पता नहीं अब मैं दादी माँ को कब देखूँ या ना देखूँ, या मेरे आने तक वो मुझे इस स्थिति में मिले या ना मिले। इस प्रकार से लेखक अंतिम विदा लेता है। फिर बात आती है नंबर 7 पॉइंट की, जिसमें हम बात करते हैं कि लेखक जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस घर आ जाता है, तो उस समय दादी माँ क्या करती है और वह उसे प्राप्त होती है या नहीं होती है। अथर्स होम कमिंग या अथर्स रिटर्निंग। नंबर 7 पॉइंट, अथर्स रिटर्निंग या अथर्स होम कमिंग। जब लेखक जो है अपने घर पुनः आता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके, तो दादी माँ उसे लेने के लिए स्टेशन पर जाती है। लेखक दादी माँ को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और दादी माँ भी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इतना खुश होती है कि वह उस समय अपनी प्रेयर छोड़ देती है, भूल जाती है। लेखक ने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था कि जब दादी माँ अपनी प्रार्थना करना भूल जाती है, वह अपनी जपमाला के मन के फेरना बंद कर देती है और अपने होठों को हिलाना भी बंद कर देती है। अब सभी लोग स्टेशन से घर आते हैं और जैसे ही घर आते हैं तो दादी माँ जो है अपने पोते के आने की आने की खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती है। अतः वह आसपास की महिलाओं को, पास पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करती है और एक पुराना ढोल लाकर उसे ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देती है और गीत गाती है। ऐसा लगता है मानो कि जैसे कोई वीर योद्धा किसी युद्ध से विजय होकर लौटा हो। ऐसे ही दादी माँ उसके पोते के आने की खुशी को सेलिब्रेट करती है और उसका वेलकम करती है। पूरी रात दादी माँ ऐसे ही ढोल को पीटती रहती है। लगभग 4 बजे दादी माँ ढोल पीटना बंद कर देती है और सो जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है द एंड। इस चैप्टर का द एंड और दादी माँ का भी द एंड किस प्रकार से शो किया गया है वह इसमें हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। सुबह दादी माँ को बुखार आ जाता है और हम इसलिए डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, उन्हें चेक करता है और बताता है कि उन्हें हल्का बुखार है और बताता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। मगर डॉक्टर की बातों को ठुकराते हुए दादी माँ हमें बताती है कि बात करती है, कहती है कि नहीं, डॉक्टर जो बोलता है वो गलत बोल रहा है, मेरा अंत निश्चित आ चुका है। अतः वह कहती है कि अब वह अपना समय और भी किसी से बातों में ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती है, ज़्यादा समय फालतू बातों में व्यतीत नहीं करना चाहती है। वह अपनी जपमाला को लेकर अपने बेड पर साइलेंटली सो जाती है और अपने होठों से साइलेंट प्रेयर करना शुरू कर देती है, अर्थात अंत तक वह अपनी साइलेंट प्रेयर करती रहती है। और फिर हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि दादी माँ के होठ जो है हिलना बंद हो जाते हैं, उनके चेहरे पर एक पीलापन छा जाता है और उनके निर्जीव हाथों से, उंगलियों से वह जपमाला गिर जाती है, अर्थात दादी माँ जो है वह स्वर्ग सिधार चुकी है, उनका अंत हो चुका है। इस प्रकार से दादी माँ का अंत हो जाता है। दादी माँ का अंत होने के बाद मेरे माता पिता दादी माँ को ससम्मानपूर्वक, संस्कारपूर्वक उनके बेड से उन्हें नीचे उतार देते और उनके ऊपर उन्हें एक लाल कलर के कफन से ढक देते हैं और उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था में जुट जाते हैं और उन्हें अकेला ही उनके कमरे में छोड़ देते हैं। जब वह उनके कमरे में अकेली मृत अवस्था में पड़ी रहती है तो उस समय सूर्य जो है उसका पीलापन ऐसे चमक रहा हो जैसे कि कोई स्वर्ण चमकीली किरण उनका वेलकम कर रही हो, उनका सम्मान कर रही हो। इसी प्रकार जब वह अकेली अपने कमरे में लेटी रहती है तो उसी समय हजारों चिड़िया जो है वह उनके आसपास इकट्ठा हो जाती है और वह चुपचाप उसी मुद्रा में बैठी रहती है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे वह भी अपना शोक व्यक्त कर रही हो। मेरी मम्मी यह सब कुछ देखकर, मेरी माँ यह सब कुछ देखकर, जिस प्रकार से दादी माँ उनको रोटी के टुकड़े करके देती थी, मेरी माँ भी उसी प्रकार से रोटी के टुकड़े करके उनके सामने डालती है। मगर चिड़िया उन सभी टुकड़ों को अवॉइड कर देती है, उनको नहीं खाती है और उनको बिना टच किए वहीं पर ऐसे ही बैठी रहती है और ना ही कुछ आवाज़ करती है। फिर जब दादी माँ के मृत शरीर को वहाँ से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो
वे सारी चिड़ियाएँ चुपचाप वहाँ से उन रोटी के टुकड़ों को बिना छुए ही उड़ जाती है। इस प्रकार से सारी चिड़ियाएँ अपना शोक व्यक्त करती है और वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार से ये लेसन जो है इसका समराइजेशन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में जल्दी ही आपको मिल जाएंगे या नीचे पीडीएफ फॉर्म में दिए गए हैं। इस प्रकार से राइटर खुशवंत सिंह जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण अपनी दादी माँ का किया है। यहाँ पर उन्होंने अपनी दादी माँ की काइंडनेस, केयरनेस और रिलीजियस पर्सनालिटी को हमारे सामने शो किया है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। दैट्स ऑल, फिनिश।